सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी ना की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती ही जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था। पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है। काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा, आराम से, कोई बात नहीं। सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे। हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे। आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है। सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या? माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है। वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है। अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है।
पापा ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसी स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है। लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है तू? मैं अंदर हूँ बाबा। अरे अंदर क्या कर रही है? बाहर आकर देख मैं क्या लेकर आया हूँ अपनी लाडो के लिए। मैं पढ़ाई कर रही थी बाबा। अब ये तो जलेबी है। अरे वाह बाबा, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो आप। अरे वो धान का पैसा आ गया ना, अब तेरी फीस भी दे दूंगा कल। नथुराम एक छोटा किसान था। वो अपनी बेटी प्रतिमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रतिमा की माँ की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद से नथुराम ने ही प्रतिमा को बड़े लाड प्यार से पाला था। बाबा जलेबी बहुत ही बढ़िया थी, सच में मजा ही आ गया। अच्छा बाबा मैंने रोटी बना दी है, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्यों, तू नहीं खाएगी लाडो? नहीं बाबा, कल मेरी परीक्षा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी, ये जलेबी भी खा ली ना मैंने। प्रतिमा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था तो नथुराम ने भी ठान लिया था कि जब तक प्रतिमा चाहेगी वो उसे पढ़ाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही खेत में काम करते हुए अचानक नथुराम को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार प्रतिमा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे तो उन्होंने बिना कुछ देखे भाले बगल के गांव में एक किसान चंदन से उसकी शादी करा दी। चंदन बारात लेकर आया और प्रतिमा को ब्याह कर अपने घर ले गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। चंदन की माली हालत तो नथुराम से भी गई गुजरी थी। चंदन के पिता नहीं थे और उसकी बूढ़ी माँ के साथ साथ 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अकेले चंदन पर ही थी। खास बात ये कि रहने के लिए उनके पास बस एक कमरा ही था और चारों लोग उस एक कमरे में ही रहते थे। हालांकि चंदन के पास एक छोटा सा खेत तो था, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और ये सब कुछ चंदन ने खुद प्रतिमा को शादी के बाद बता दिया। प्रतिमा, ये मेरी माँ है,
और ये मेरी बहनें कुसुम और लता। हम बहुत गरीब हैं, हम चारों इसी कमरे में रहते हैं और तुम्हारे लिए अलग से कमरा बनवा सकूं इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है जी, पति का घर औरत के लिए स्वर्ग होता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। जैसे आप चारों रहते हैं वैसे ही मैं भी यहाँ रह लूंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें परेशानी तो होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे जोड़कर जल्दी ही अलग कमरा बनवा सकूं। वो एक छोटा सा कमरा ही प्रतिमा के लिए उसका ससुराल था। शुरुआत में तो 1-2 हफ्ते प्रतिमा को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। फिर एक दिन, प्रतिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना, क्या बात है? देखो प्रतिमा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे कभी कुछ नहीं कहोगी, पर मैं ये भी समझता हूं कि वाकई तुम्हें एक कमरे में दिक्कत तो हो ही रही होगी। हमारी नई शादी हुई है और एक ही कमरा होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन अलग कमरा बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, वहां जाकर अच्छी कमाई होगी तो अलग कमरा जल्दी बनवा सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मत जाइए मुझे और अपने परिवार को छोड़कर। मैं जो बोल रहा हूं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं प्रतिमा। यहाँ गांव में अब कुछ नहीं रखा, मैं शहर जाकर फैक्ट्री में काम करूंगा तो अच्छा पैसा भी मिलेगा और यहाँ मेरे ना होने से थोड़ी जगह भी मिल जाएगी तुम सबको। पर आपके बिना। जानता हूं कि कुछ सालों के लिए हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा, विश्वास करो मेरा। वैसे भी प्रतिमा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। चंदन फैसला कर चुका था। प्रतिमा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि चंदन ठीक कह रहा है, इसीलिए उसने चंदन को नहीं रोका। चंदन अपना सामान लेकर शहर चला गया। चंदन हर महीने घर के लिए पैसे भेजता था, पर वो पैसे घर की जरूरतों के हिसाब से कम ही पड़ जाते थे। फिर एक दिन, अरे लता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? भाभी, हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। पता है भाभी, आज कुसुम दीदी का जन्मदिन है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि उनके लिए कुछ कर सके। अरे वाह, आज कुसुम का जन्मदिन है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम दोनों मिलकर उसके लिए हलवा बनाते हैं। दोनों ननद भाभी ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब लता प्रतिमा से अपने दिल की बातें कर रही थी। बातों बातों में लता ने प्रतिमा को बताया कि उसे और कुसुम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन चंदन की इतनी कमाई नहीं थी कि वो दोनों बहनों को पढ़ा सके। ये बात सुनकर प्रतिमा को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो खुद भी पढ़ेगी और अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाएगी। अगले ही दिन से प्रतिमा ने अपने उसी एक कमरे के ससुराल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर का काम चंदन की माँ और बहनों ने संभाल लिया और धीरे धीरे प्रतिमा सारा दिन ट्यूशन पढ़ाने लगी। वो बाकी बच्चों के साथ अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाती। और फिर एक दिन, भाभी आप क्या पढ़ रही हो? लता, ये यूपीएससी की किताब है। मैं हमेशा से पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे बाबा का देहांत हो गया और मेरा सपना बस एक सपना ही रह गया। अब जब ट्यूशन से ठीक ठाक कमाई हो रही है तो सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता भगवान मेरा साथ दे दे। भाभी, आपको जरूर परीक्षा देनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप कलेक्टर बनो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगी और कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। प्रतिमा कसम खा चुकी थी, उसने खुद को दिन रात पढ़ाई में झोंक दिया। प्रतिमा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसकी सास और उसकी दोनों नंदे भी जुट गई। वो तीनों पूरी कोशिश करती कि प्रतिमा को कम से कम काम करना पड़े ताकि वो पढ़ाई पर जोर लगा सके। सबकी मेहनत रंग लाई और प्रतिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। प्रतिमा ने जो ठाना था वो कर दिखाया था। वो अब आईएएस बन चुकी थी। ट्रेनिंग पर जाने से पहले चंदन प्रतिमा से मिलने आया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हो रहा था। फिर ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद प्रतिमा को नियुक्ति मिल गई। उसे रहने के लिए एक शानदार बंगला मिला। प्रतिमा उस बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहने आई। डिप्टी कलेक्टर साहिबा, जरा सुनिए। जी कहिए। भाई, अब मैं शहर में मजदूरी नहीं करूंगा। डिप्टी कलेक्टर का पति मजदूरी करता अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने सोचा है कि मैं यहीं एक दुकान खोलूंगा और शहर से लाकर यहाँ पढ़ाई की किताबें बेचूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है जी। प्रतिमा और चंदन बात कर ही रहे थे कि तभी कुसुम और लता उनके पास आई और बोली, भाभी, आपने अपनी मेहनत से वो करके दिखाया जो सोचा था और अब हमारी बारी है। हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं।
लेकिन इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना? चलो, अब रात बहुत हो गई है, जाओ अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सरकार की तरफ से मिले उस बंगले में कई कमरे थे, लेकिन फिर आधी रात के वक्त, भाभी आप सो गई क्या? अब नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आ जाओ लता, अंदर आओ। अरे कुसुम भी है साथ में, क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? भाभी, हमें उन बड़े बड़े कमरों में अकेले नींद नहीं आ रही है। यहाँ भी वही हाल है। चलो, मैं सबके बिस्तर यहीं लगवा देती हूँ, सब फिर से एक कमरे में ही सोएंगे, शायद तभी सबको नींद आएगी। वक्त और हालात बदल गए थे, लेकिन प्रतिभा अब भी पहले जैसी ही थी। शानदार बंगले में रहने के बावजूद अब भी प्रतिमा को अपना एक कमरे का ससुराल ही भाता था।